वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बच्चों लूँगा बहुत ही फंडामेंटल बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि रियलाइजेशन अकाउंट की जब हम एंट्रीज करते हैं, आपने देखा होगा मेरे दो वीडियोस में कि कभी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कभी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? क्यों जब हम कोई एसेट सेल करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, कोई लाइबिलिटीज पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है? तो आज हम आपको सीए फाउंडेशन के हिसाब से बहुत फंडामेंटल्स में ले जाना चाहते हैं, आपको कॉन्सेप्ट में ले जाना चाहते हैं। रट्टा नहीं कि इसको ये क्रेडिट कर दो, इसको वो डेबिट कर दो। नो, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। क्यों रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्रीज होती हैं और वो जो है एसेट फिर बिक जाता है, जो भी होता है। तो अब आप देखिए कि कैसे और क्यों रियलाइजेशन अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट है। ये मैं बेसिक फंडामेंटल लेता हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पकड़िए तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इजी हो जाएगा और कहीं भी चांसेस नहीं रहेंगे मिस्टेक के। अब यहां लिख देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग है 50 लाख का और वो बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस शट डाउन हो रहा है, बिजनेस का डिसोल्यूशन हो गया और एसेट्स आर बीइंग सोल्ड, लाइबिलिटीज आर बीइंग मेट। आप जानते हैं कि बिजनेस को जब रियलाइज करते हैं या जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? ऑल द एसेट्स आर सोल्ड, ऑल द लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज आर मेट फर्स्ट। उसके बाद इंटरनल लाइबिलिटी को पे करते हैं, फिर बाद में अगर कोई बचता है तो उनके कैपिटल अकाउंट्स में चला जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनरशिप। फिलहाल हम एंट्रीज पर आते हैं। जिसे आप मान लीजिए बिजनेस के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग है, मान लो से 50 लाख का, ठीक है। तो 50 लाख का लैंड और बिल्डिंग है, ठीक है जी। इसको अब रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे आएगा और उसकी एंट्री कैसे होती है, क्यों होती है? देखिए, जब हम डिस्पोज ऑफ करने लगेंगे, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? देखिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, आप ध्यान दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50 लाख टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू बिल्डिंग अकाउंट 50 लाख, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। ये आपका रियलाइजेशन, एक नया अकाउंट बन गया रियलाइजेशन अकाउंट, और एसेट कहां ट्रांसफर हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। अब सेकेंड एंट्री, जब लैंड को बेच दिया, ऑक्शन हो गया, जो भी हो गया, मान लीजिए कुछ प्रॉफिट में बेच दिया, लैंड है 60 लाख में बेच दिया, तो अगर इसको 60 लाख में बेच दिया तो क्या एंट्री आएगी? देखिए, बैंक में पैसा आएगा, कितना आएगा? 60 लाख। अब देखिए यहां पर कहां से आया? ये यहां पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, 60 लाख। तो आप देखिए कि जब रियलाइजेशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग आया तो खत्म हो गया कहानी, उसका नाम खत्म, वो चीज आगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जब उसको बेचा तो पैसा कहां आ रहा है बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट में आ रहा है। अब देख रहे हैं ना बात को? तो पैसा आएगा रियलाइजेशन, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जब भी कोई एसेट बेचा या लाइबिलिटीज के तौर पर भी, तो फर्स्ट एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जब एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आप
अब टेक्निकली देखिए कि रिलायंस डेबिट और रिलायंस क्रेडिट कैंसिल हो गया, लैंड बिल्डिंग आ गया, बैंक डेबिट हो गया, लैंड बिल्डिंग क्रेडिट हो गया, काम खत्म। तो वन रिलायंस अकाउंट इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और जब डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा तो रिलायंस अकाउंट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। देखिए इसका कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है कि रिलायंस अकाउंट बना भी, और जब सारा क्लोज हो गया, जिसको सेल करना था सब सेल हो गया, जो लाइबिलिटीज देनी थी सब दे दिया, सब काम खत्म हो गया, दिस अकाउंट इज ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। ये इसकी खासियत है। इसी तरह से मान लीजिए फर्नीचर है, रिलायंस टू फर्नीचर, बैंक टू रियलाइजेशन, रिलायंस टू मशीनरी, बैंक टू रियलाइजेशन। मतलब अब उसका नाम नहीं आएगा, मशीनरी नहीं, रियलाइजेशन से जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, फिर वो रियलाइजेशन से ही पे होगा, ठीक है, या रिसीव होगा। तो इस तरह से ये रियलाइजेशन अकाउंट को, क्यों, हमारा कोशिश था ये समझने का कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों करते हैं, क्यों बीच में रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है। लिया लैंड एंड बिल्डिंग, बेच रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, और डेबिट क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए होता है कि फर्स्ट एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, देन एसेट्स आर इफ दे आर सोल्ड, वो रियलाइजेशन अकाउंट बैंक में आ जाएगा, रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो जाएगा। अब यहीं पर देखो एक चीज आपको और बताते हैं। मान लीजिए ये कोई पार्टनर ले जाता है, कहता है भाई लैंड बिल्डिंग तो हम खरीद लेते हैं, ले सकते हैं भाई, तो 60 लाख वो देने को तैयार है, तो भाई ले लेगा, वो तो एक प्राइस डिटरमाइन हो गया, तो अपना तय हो गया कि चलो एक पार्टनर लेना चाहता है तो ले लेगा। तो पार्टनर है चूंकि उसका कैपिटल अकाउंट है, तो उस केस में क्या एंट्री आ जाएगी, एक चीज आपको और क्लियर करते हैं। तो पैसा तो तुरंत नहीं देगा ना, वो कहेगा हमारा जब हिसाब किताब होगा जो निकलेगा वो देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। इसी कैश की जगह क्या आ जाएगा, मान लो एक्स लेता है, यहां आ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट 60 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए यहीं आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब कोई पार्टनर कोई एसेट लेगा तो वो पैसा तुरंत नहीं देगा, या तो लिखा रहेगा कि ही पेड द कैश इमीडिएटली, ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा है, 90% लिखा नहीं रहता, एक्सेप्शनल केस में आ सकता है, मान लो एक्स हैज टेकन ओवर फर्नीचर फॉर 2 lakhs एंड पेड इमीडिएटली इन कैश, अगर मेंशन है तब फिर कैश आएगा या बैंक आएगा। लेकिन इसमें आप देखिए ये एक नॉर्मल सेल है, दिस इज व्हाट नॉर्मल सेल टू द आउटसाइडर, किसी बाहरी को बेचा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। लेकिन उसी एसेट को कोई पार्टनर ले रहा है तो वो पैसा तुरंत नहीं देगा, क्योंकि उसका तो कैपिटल अकाउंट का भी हिसाब किताब होगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखिए बात को पकड़िए, इफ सम पार्टनर टेक्स ओवर द एसेट, कोई एसेट हो, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अक्सर करके जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं, ऑफिस की छोटी मोटी मशीनरी होती हैं, वो सब लोग अच्छे ले लेते हैं काम का अगर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले जाएगा, देखो तो कुछ नहीं होना, खाली बैंक की जगह उसका कैपिटल आ जाएगा, बैंक की जगह उसका क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई एसेट्स की। अब आते हैं लायबिलिटीज। अब इसी तरह से मान लीजिए बैंक लोन है, क्रेडिटर्स हैं, मान लो क्रेडिटर्स हैं आपके,
30,000। ठीक है जी। अब इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, इसको देना होगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स आर डेबिटेड, $30,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा करते हैं। अब देखिए, जब रियलाइजेशन अकाउंट बना और प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो लायबिलिटी कहां ट्रांसफर हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक लोन है वो भी इसी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। किसी पार्टनर के, किसी रिलेटेड पार्टनर का लोन नहीं आएगा, लेकिन पार्टनर के वाइफ का लोन आएगा। बिजनेस में पार्टनर ने लोन दिया है वो अलग ट्रीट है, मतलब उसको रियलाइजेशन में ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पार्टनर के रिलेटिव ने, उसकी वाइफ ने, उसके ब्रदर ने, उसके फादर ने, उसकी मदर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, तो दैट इज जस्ट लाइक नॉर्मल लोन, बैंक लोन की तरह ही है। पार्टनर का रिलेटिव हो, पार्टनर खुद नहीं। अब देखिए, चाहे बैंक लोन हो, चाहे कोई और लोन हो, या क्रेडिटर्स है, कोई लायबिलिटी है, ये पहले कहा लायबिलिटीज भी, सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी यहाँ पे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये आ गया। अब बात आती है पैसे देने की, ये तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा देना है आपको, तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट। तीसरा देखिए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब रियलाइजेशन डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट कैंसिल, क्रेडिटर्स टू बैंक, इफेक्टिव अकाउंट क्या आ गया, ये आ गया। और ये लायबिलिटी के लिए देखो, ये अब लायबिलिटीज में कोई भी लायबिलिटी हो, क्रेडिटर्स हो, बैंक लोन हो, एक्स वाइफ्स लोन हो, एक्स ब्रदर्स लोन हो, कोई भी, तो इस तरह से आएगा। इसी तरह से मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलरली इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और जैसे ही डिसोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब देखो, यहां पे क्रेडिटर्स आए, रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रिएटेड, उसमें ट्रांसफर हुआ, जैसे ही क्रेडिटर को पे आउट हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। रियलाइजेशन अकाउंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, करना भी नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक। ये इसकी खूबसूरती है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अब यहीं पर मैं एक और पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से मैंने कहा कि सम एसेट्स आर टेकन ओवर बाय सम पार्टनर, तो उसकी एंट्री ट्रीटमेंट क्या होगा, उसी तरह से मान लीजिए कोई पार्टनर है और वो टाइम बिंग के लिए उसने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को, वो गया था मैटर सेटल करने और उसने क्रेडिटर को पे कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। नेचुरली देना तो फर्म है, लायबिलिटी किसकी है, फर्म की है। अक्सर ये आता है, जैसे मान लो पार्टनर कोई भी XYZ, उसकी वाइफ ने लोन दिया हुआ है। आपको यहाँ एक बता दें बात कि इसमें ऐसा क्यों होता है, वाइफ का लोन या ब्रदर या सिस्टर, मदर फादर के नाम से लोन पार्टनर्स क्यों देते हैं अपनी फर्म को, उसका रीज़न ये होता है कि डिफरेंस हो जाता है। पार्टनर खुद लोन देगा तो वो होगा इंटरनल लायबिलिटी, और पार्टनर का वाइफ अगर लोन देगा, उसका ब्रदर सिस्टर देगा, तो वो होगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर पेड फर्स्ट, इंटरनल लायबिलिटी आर पेड आफ्टर दैट, आफ्टर पेइंग द फर्स्ट एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म तो ऐसे हवा में तो डिसॉल्व होती नहीं है,
अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस ठप हो रहा है, उसको बंद शट डाउन किया जा रहा है, तो नेचुरली बिजनेस क्राइसिस में होगा। जब बिजनेस क्राइसिस में होगा तो पेमेंट की प्रॉब्लम होगी। जब पेमेंट की प्रॉब्लम होगी और उसमें आउटसाइडर्स आर पेड फर्स्ट, इंटरनल लायबिलिटी या पार्टनर का लोन बाद में दिया जाएगा, पहले बाहरी लोगों को देने के बाद, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब उस केस में क्या होता है कि अगर वाइफ के नाम से लोन दिया हुआ है, ब्रदर सिस्टर मदर फादर के नाम से लोन दिया हुआ है, तो ट्रीटमेंट होगा लाइक एनी अदर आउटसाइड लोन, तो वो सेफ होगा। तो किसी रिलेटिव अपना ही पैसा अगर वो रिलेटिव के नाम से देता है पार्टनर अपने ही बिजनेस को, तो वो सेफर साइड में है, वो सेफ साइड में है। और नहीं तो अगर अपना पैसा उसने अपने नाम से दिया हुआ है तो फिर हो सकता है बचे ही ना, या उसका फिर ट्रीटमेंट अलग से होगा। तो प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो देते हैं, सेफ होते हैं, कि आउटसाइड लायबिलिटीज आर पेड फर्स्ट। ठीक है, वो करेगा तो इंटरनल लायबिलिटी है, तो उसमें उसको कैपिटल से पहले ही देना पड़ेगा, पार्टनर्स को लाना पड़ेगा, उसमें देना पड़ेगा शेयर, तो थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा, ऐसे वो सेफ है। ठीक है, तो आप देखिए बेसिक एंट्रीज मैंने बताने की कोशिश की है कि एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट क्या होगा। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था, अगर कोई पार्टनर गया और वो कहीं से अपना क्रेडिटर से बात हुई, उसने अपने पास से पे कर दिया, अगर पार्टनर पेज फर्म्स लायबिलिटी या फर्म के बिहाफ पर कोई लायबिलिटी पे करता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, देखिए अब फर्म से तो पैसा जा नहीं रहा है, जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, पार्टनर के पॉकेट से जा रहा है, पार्टनर के बैंक से जा रहा है, फर्म के बैंक से नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 30। अब यहां देखिए एक कंसेप्ट आपका और क्लियर हो गया कि अगर कोई फर्म की लायबिलिटी को कोई पार्टनर अपने पास से, अपनी जेब से दे रहा है, अपने पॉकेट से दे रहा है, तो वो बैंक से तो पैसा जा नहीं रहा है, फर्म के बैंक से पैसे नहीं जा रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे हो सकती है। और पार्टनर दे रहा है, पार्टनर दे रहा है तो फर्म को देना पड़ेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म दे रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा पार्टनर का। एक तरह से उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, ही हैज पेड द कैपिटल। तो इस तरह से मैंने बेसिक एंट्रीज में समझाने की कोशिश करता हूं, किया है मैंने, और नेक्स्ट वीडियो में आपको अब क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको कहीं डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।